जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, हम लोग पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के नाम बताने हैं। अब 11वीं के छात्र हैं और इससे पिछली कक्षाओं में मुझे आशा है कि आपने भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश शामिल हैं उनके नाम अवश्य याद किए होंगे। वही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक। तो आपकी ये जो ज्ञान है इसको पुनः जागृत करने के लिए मैं यहाँ पे एरो का निशान लगा रहा हूँ, और जहां मैंने ये निशान लगाए हैं वहां जो देश शामिल है उन सबको यदि मिला दिया जाए तो हम उसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो मैंने बच्चों यह बताया था कि यहाँ एक राष्ट्र है, उसका नाम आपको अभी बताना है। फिर यहाँ पर एक राष्ट्र है, उसका नाम आपको बताना है। फिर इस जगह भी एक राष्ट्र है, वो आपको बताना है। और भारत की इस सीमा और इस सीमा के बीच एक राष्ट्र है, उसका नाम आपको बताना है। और यहाँ एक राष्ट्र है, ये नाम आपको बताना है। कुल मिला के कितने तीर के निशान हो गए? 1 2 3 4 5। यदि इन पांचों राष्ट्रों को हम एक साथ जोड़ दें, यानी इनकी जो सीमाएं हैं, इनका जो विभाजन है वो समाप्त कर दें, तो वो संपूर्ण स्थलीय भाग भारतीय महाद्वीप या भारतीय उपद्वीप के नाम से आप लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहां हमने निशान लगाया है, ये कौन सा राष्ट्र? ठीक, ये राष्ट्र पाकिस्तान है। आप पहचान रहे होंगे मैप के अंदर देखने के बाद। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार से ऊपर छोटा सा स्टेट आपका राष्ट्र है, पर्वतीय राष्ट्र है, उसका नाम आपका नेपाल है। उससे आगे आप जाएंगे सिक्किम, और सिक्किम के कौन सी दिशा में? पूर्वी दिशा में एक और छोटा सा पर्वतीय राष्ट्र है, उसका नाम है आपका भूटान। ठीक, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्यों की सीमाओं से मिलने वाला एक और राष्ट्र है जिसका नाम है बांग्लादेश। और भारत की सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा हमने पिछली वीडियो में, पिछले चैप्टर में चर्चा की थी कि इसी राष्ट्र के साथ मिलती है। तो यहाँ पे कौन सा राष्ट्र हो गया? बांग्लादेश। यहाँ भूटान, यहाँ पे नेपाल, ठीक, और यहाँ पे पाकिस्तान, और बीच में अपना भारत। कुल मिला के इन 5 नाम को याद रखना है: पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत। और ये पांचों राष्ट्र ही क्या कहलाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक, तो आपसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे कि क्या आप भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों के नाम बता सकते हैं? तो आपको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देशों के नाम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, ठीक, ये नाम आपको पता चल गया। और इन पांचों राष्ट्रों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसे हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह है। ठीक, जलवायु का अपवाह भी करता है। भारत के उत्तर में जो ये हिमालय पर्वत है, एक प्राकृतिक अवरोधक के साथ साथ जलवायु का अपवाहक भी है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव बता सकते हैं? ठीक, क्या आप दक्षिण एशिया, जहां पे ये हिमालय पर्वत है, तो वहां हिमालय पर्वत के प्रभावों का वर्णन कर सकते हैं? अब छोड़िए, अब ये बताइए कि हिमालय पर्वत भारत के लिए किस प्रकार लाभकारी है, या हिमालय पर्वत से भारत को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं? पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा। ठीक, हिमालय पर्वत में मैं आपको बता दूं
भारत पहले भारत के लिए लाभ बताता हूँ, उसके बाद दक्षिण एशिया के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले भारत के लिए लाभ हम सुन लीजिए। हिमालय पर्वत एक रमणीय स्थान, सुंदर स्थान है जहां ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियां पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ वे चोटियां पूरे वर्ष बर्फ से भरी रहती हैं, जिससे भारत को जल की प्राप्ति होती है। ठीक, ये जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं हमेशा पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती हैं और उनके बर्फ से ही भारत को क्या मिलती है? जल मिलता है, पानी मिलता है। अब जल मिलने से बहुत सारे लाभ होंगे, जैसे सिंचाई की सुविधा होगी, पीने की पानी की व्यवस्था होगी, ठीक, मानव में दैनिक उपयोग के लिए जल की आपूर्ति होगी, बिजली बनाई जाएगी, मत्स्य पालन के रहेगा, बहुत सारे लाभ इन नदियों के द्वारा भारत को प्राप्त होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया कि प्राकृतिक अपरोधक है। बरसों से इस दिशा से भारत के बाहर जो आक्रमणकारी लोग हैं उनसे भारत की रक्षा करता है, क्योंकि हिमालय अत्यंत दुर्गम क्षेत्र है, अत्यंत दुर्गम स्थान है, इसको आसानी से पार करना संभव नहीं है। तो एक प्रहरी के रूप में भी हमारी रक्षा करता है। यहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। यहाँ की जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती है और यहाँ के बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं ठीक जो पर्यटन के लिए बहुत ही लाभकारी है या बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे उन लोगों के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। साथ ही साथ ये हिमालय पर्वत दूसरी ओर से या इससे पार से आने वाली ठंडी हवाओं से यहाँ की जलवायु को ठंडा होने से भी बचाता है। क्यों? दूसरी ओर से जो हवाएं ठंडी आती है वो हिमालय पर्वत से टकराकर वापस चली जाती है और भारत में प्रवेश नहीं करती। अन्यथा अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो ये वाला जो क्षेत्र है भारत का उत्तरी जो भाग है वो अत्यंत ठंडा होता है, यहाँ की जलवायु अत्यंत ठंडी होती। दूसरी एक और बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है कि ये जो दक्षिणी पूर्वी मानसून है वो हिमालय पर्वत से टकराकर भारत में वर्षा करता है। यहाँ से बंगाल की खाड़ी से जो पवनें उठती है वो हिमालय पर्वत से टकराकर क्या करती है? भारत में वर्षा करती है। तो हिमालय पर्वत भारत के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया की कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं कि हिमालय पर्वत से क्या लाभ होता है। ठीक, तो दक्षिण एशिया में और हिमालय के बीच, भारत के बीच जो हिमालय पर्वत है ये मैंने आपको बताया कि ठंडी हवाओं के प्रवेश को यहाँ से रोकता है। ठीक, और एक और प्रभाव अभी मैंने बताया था कि वर्षा कराने में सहायक है। ठीक, तो हिमालय पर्वत का ये जो वाला क्षेत्र जहाँ पे तिब्बत पाया जाता है यहाँ ये वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है और इसके प्रभाव से, हिमालय पर्वत के प्रभाव से भारत में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती रहती है। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नता है। अब तो हम संपूर्ण भारतीय स्थल का वर्णन कर रहे थे। अब केवल अगर आप हिमालय पर्वत को देखें तो हिमालय पर्वत में भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। मैंने अभी जनरली आपको बताया था कि अगर आप हिमालय पर्वत का अध्ययन करेंगे तो 3 भागों में आप बांट सकते हैं। एक बृहद हिमालय, एक महान हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक होता है शिवालिक श्रेणी। हिमालय पर्वत में भी अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। उच्चावच का मतलब होता है धरातल की बनावट। धरातल की बनावट, अगर आप धरातल को देखेंगे तो कहीं ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं, कहीं समतल मैदान है, कहीं गहरी खाइयां हैं। तो इन सबको हम अलग अलग शब्द प्रयोग ना करके केवल एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जिसका नाम है उच्चावच। पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय पर्वत को निम्न 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक, और अधिक
गहराई से अध्ययन करने के लिए वो तो जनरली आप कह कि एक मान, दूसरा मध्य, तीसरा शिवालिक, और अधिक गहराई से अगर आप अध्ययन करें तो हम